हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो वापस एक और टॉपिक लेके आया हूं, वाइटल साइंस, जिसमें कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। वाइटल साइंस, इससे पहले कि एक महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर आपको कुछ अच्छा करना चाहते हो या अच्छा करने का इरादा है तो उस काम में आप अपने आप को झोंक दो, ताकि वह काम आप निस्वार्थ भाव से कर सको और उसका जो फ्रूट रहेगा वो हमेशा बहुत अच्छा ही रहता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या वाइटल साइंस क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन और SpO2, इन सारे के बारे में आज हम सीखेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। स्टार्ट कर देते हैं। सो वाइटल साइंस, इसको वाइटल साइंस या दूसरे नाम से कार्डिनल साइन के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक और नाम है, दैट इज कार्डिनल साइंस। इनको वाइटल साइंस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हमारे बॉडी का सारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम सही चल रहा है या नहीं, ये सारी चीजें बता सकते हैं। ओके, जिसमें बेसिकली टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन, ये अभी इंपॉर्टेंट है। पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइंस। ओके, पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइंस। और क्लिनिकल कंडीशन में सिक्स्थ वाइटल साइंस होता है हमारा SpO2। ओके, क्लिनिकल सेटिंग में सिक्स्थ वाइटल साइन है SpO2। तो T फॉर टेम्परेचर, P फॉर पल्स, R फॉर रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन। So vital signs are reflect the body physiological status and provide information about critical to evaluating homeostatic status. Okay, हमारे बॉडी का जो होम्योस्टैटिक स्टेटस है, अंदर का जो फिजियोलॉजी चल रहा है वो ठीक है या नहीं, ये सारी चीजें हमें इन वाइटल साइंस के द्वारा पता चलती है। अब सबसे पहले एक एक करके वाइटल साइंस देखेंगे। तो पहला है हमारा बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो बॉडी टेम्परेचर, what is temperature? The temperature is the balance between heat production and the loss. Okay, जो हमारे बॉडी की हीट प्रोडक्शन कैसे होती है सर? ड्यू टू दिस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। ओके, हमारे लिवर और मसल मास जो है, इनके जो मेटाबॉलिज्म होती है उससे उसके द्वारा हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है। अब ये हीट कितनी जनरेट हो और ये नॉर्मल मात्रा से ज्यादा ना हो, इसका ध्यान कौन रखता है? हमारा हाइपोथैलेमस रखता है। ओके, तो हाइपोथैलेमस इज अ कंट्रोल सेंटर फॉर हीट। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा। ओके, सो हीट और टेम्परेचर इज नथिंग बट द हीट, द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इज कॉल्ड एज बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा है? तो हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस। अब इसमें दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। एंटेरियर हाइपोथैलेमस हमारा हीट लॉस को रेगुलेट करता है कि हमारे बॉडी से कितनी हीट लॉस होनी चाहिए, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का हीट प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, हीट रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा है? तो हमारा हाइपोथैलेमस। एंटेरियर क्या करता है? हमारे बॉडी का हीट लॉस मेंटेन करता है, और पोस्टीरियर हीट प्रोडक्शन, P फॉर प्रोडक्शन। ओके, ये याद रख लेना। ओके, नॉर्मल रेंज क्या है टेम्परेचर की? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो मान लो अगर एक हाथ पेशेंट का 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो क्या इसको नॉर्मल कहेंगे? यस, हम इसको नॉर्मल कहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा कभी भी एक सिंगल डिजिट में नहीं आएगा। ओके, ये सिंगल डिजिट में कभी नहीं आएगा। इसका क्या रहेगा सर? हमारे पास रेंज रहेगा। अगर 97 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर है तो इट्स ए नॉर्मल कंडीशन। ओके, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि विच ऑर्गन द रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर, सो वो है हमारा हाइपोथैलेमस। ओके, तो यहां पे दिखाया गया है, ये हमारा एंटेरियर हाइपोथैलेमस है। ओके, और ये है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। इतना छोटा सा ब्रेन का ऑर्गन, ओके, लेकिन हमारे बॉडी का पूरा हीट मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट है रूट्स ऑफ मेजरमेंट। क्या क्या रूट्स हो सकते हैं? ओके, तो बेसिकली तीन रूट्स जो है वो
इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वन इज योर ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर, अब इसका रेंज एग्जाम में जरूर पूछेगा। ओके, सो ओरल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, अगर इसको सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। रेक्टल टेम्परेचर है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक्सिलरी टेम्परेचर है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब इसमें जो ड्यूरेशन है टेम्परेचर लेने का वो ओरल टेम्परेचर में 2 से 3 मिनट का है, रेक्टल में 2 मिनट और एक्सिलरी में जो है ड्यूरेशन वो 5 to 10 मिनट्स यहां पे बोला है। लेकिन अब डिजिटल थर्मोमीटर जो है वो हमें 1 मिनट के अंदर ही रीडिंग दे देता है। ओके, नाउ अब आपको एग्जाम में 3 वर्ड देखने को मिलेंगे। द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर टेकिंग टेम्परेचर। मोस्ट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब सबसे आसान है। ओके, तो वो है हमारी ओरल टेम्परेचर, मोस्ट कन्वीनियंट। ओके, एंड लिस्ट एक्यूरेट बट सेफ। ओके, सो कन्वीनियंट है ओरल टेम्परेचर, बस सेफ कौन सी है? ओरल टेम्परेचर हम अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं ले सकते, ओरल टेम्परेचर सीजर पेशेंट का नहीं ले सकते हैं। ओके, ओरल टेम्परेचर बच्चों में नहीं ले सकते हैं। ओके, तो ये उसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेकिन सेफ कौन सी मेथड है जो कि अनकॉन्शियस में भी लिया जाए, सीजर वाले पेशेंट में भी लिया जाए, तो वो है हमारा एक्सिलरी टेम्परेचर, बट विच इज एन लीस्ट एक्यूरेट मेथड है। ओके, लीस्ट एक्यूरेट है एक्सिलरी टेम्परेचर। ओके, फिर भी क्लिनिकल सेटिंग में हम मैक्सिमम टाइम कौन सा टेम्परेचर लेते हैं? एक्सिलरी ही लेते हैं। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सर, कोर टेम्परेचर कौन सा है? तो कोर टेम्परेचर हम रेक्टल, कोर मतलब क्या है कि हमारे बॉडी का इनर बॉडी टेम्परेचर जो नापना है वो हम रेक्टल के माध्यम से नापते हैं, जो कि हमेशा +1 रहता है। ओके, हमेशा +1 रहेगा। ओरल से भी +1 है, देख लीजिए, और एक्सिलरी से +2 है। ओके, सो ये ओरल जो कोर टेम्परेचर है हमारे बॉडी का वो हमेशा +1 रहेगा ओरल टेम्परेचर के। एक और है जो कि टिम्पैनिक टेम्परेचर जो लेते हैं हम। ओके, ओके, टिम्पैनिक टेम्परेचर जो लेते हैं वो भी हमारा बॉडी का कोर टेम्परेचर ही बताता है। साथ ही साथ जो कुछ डिस्पोजेबल थर्मोमीटर आते हैं, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर, ये डिस्पोजेबल थर्मोमीटर क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी का जो स्किन टेम्परेचर है वो नापने में काम आते हैं। वो एक सिंगल यूज डिवाइस है, उसको एक बार यूज करके हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर टेम्परेचर। तो ओरल टेम्परेचर के कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है? तो जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, ओके, अनकॉन्शियस पेशेंट में ओरल टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे। चिल्ड्रन 5 to 6 ईयर, ये चिल्ड्रन क्या करेंगे? दबा देंगे उस थर्मोमीटर को और मर्क्यूरी विच इज एन वेरी टॉक्सिक केमिकल, तो उससे बच्चों को दिक्कत हो सकती है। ओरल सर्जरी, जिस पेशेंट का सर्जरी हुआ है, ओरल ट्रॉमा है, ऑक्सीजन जिस पेशेंट में चल रहा है उस पेशेंट में हम नहीं ले सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ सीजर, सीजर वाले पेशेंट में भी ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है। ओके, अब कुछ पेशेंट में हम रेक्टल टेम्परेचर भी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए सेफ मेथड कहा गया है एक्सिलरी टेम्परेचर को, कि कोई भी पेशेंट हो हम एक्सिलरी टेम्परेचर ले सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज सेफ मेथड। रेक्टल मेथड में कौन से पेशेंट को नहीं ले सकते? तो वन इज योर कार्डियक पेशेंट। क्यों कार्डियक पेशेंट? बिकॉज जब हम रेक्टल टेम्परेचर लेंगे तो ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, और जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो पेशेंट में क्या साइन देखने को मिलेगा सर? ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलेगा। ओके, ब्रैडीकार्डिया। देन किसी पेशेंट का रेक्टल सर्जरी हो गया या पाइल्स है, किसी पेशेंट को डायरिया है, उसमें नहीं ले सकते हैं, या लो प्लेटलेट काउंट वाले पेशेंट में। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिस पेशेंट में रहेगा उसमें भी हम ये रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर? बिकॉज यहां पे ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा है। ओके, तो ये सारी चीजें, 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन ओरल और हमारे रेक्टल टेम्परेचर के लिए, बट यहां पे एक्सिलरी टेम्परेचर के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे, अभी हमने टेम्परेचर के बारे में देखा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फीवर के साथ भी आएगा। ओके, जब अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से ज्यादा ऊपर चला जाए, दैट इज कॉल्ड एज पायरेक्सिया। ओके, सो यहां पे पायरेक्सिया के 4 प्रकार बताए हैं। वन इज योर लो पायरेक्सिया। लो मतलब कितना? कि इतना टेम्परेचर है 99 to
100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लो पायरेक्सिया। ओके, तो क्या हम कर सकते हैं कि जब हम पेशेंट का टेम्परेचर ले और उसको जब रीडिंग देखे तो पेशेंट का टेम्परेचर हमारा 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हम इसको एज अ लो पायरेक्सिया लिखेंगे तो ये स्टैंडर्ड होगा। ओके, सो ये एक अच्छा चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रेंज में क्या बोलेंगे। तो लो पायरेक्सिया 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मॉडरेट पायरेक्सिया में 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। हाई पायरेक्सिया 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, एंड हाइपर पायरेक्सिया, अब यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। हाइपर पायरेक्सिया इज एक्चुअली ए मेडिकल इमरजेंसी। अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो यहां पे पेशेंट का जो नर्व डैमेज है, ओके, जो ब्रेन डैमेज और नर्व डैमेज है वो बहुत सडन हो जाता है। ओके, एंड विच इज एन इरिवर्सिबल। ओके, इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर वो नर्व डैमेज हो जाए, ओके, तो यहां पे हम रिवर्स उसको नहीं कर पाएंगे। ओके, दैट इज व्हाई इसमें हम टैपिड स्पंज यूज कर सकते हैं एंड इट इज एन मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन, हाइपर पायरेक्सिया। अब कुछ फीवर के पैटर्न के बारे में देखते हैं। फीवर पैटर्न जैसे कि कंटिन्यूअस फीवर। ओके, कंटिन्यूअस फीवर जो कि हमें टाइफॉइड वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो पेशेंट आएगा आपके पास और पेशेंट बोलेगा कि 3 दिन से कंटिन्यूअस बुखार है, दवाइयां ले रहे हैं, सब कुछ फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। ये ठीक होगा भी नहीं, बिकॉज द पेशेंट इज हैविंग टाइफॉइड इन्फेस्टेशन। दैट इज वाई यहाँ पे ये फीवर कम नहीं होगा, ये फीवर कंटिन्यू रहेगा जब तक ये टाइफॉइड का ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी से आउट नहीं होगा। ओके, सो कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फीवर जिसमें वेरिएशन 2 डिग्री का होगा। ओके, +2 -2 पर होगा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कभी भी नॉर्मल टच नहीं करेगा। ओके, जैसे 99 97 या 98 तक नहीं आएगा। ओके, सो दैट इज ए कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फीवर जिसमें वेरिएशन +2 ही रहेगा हमेशा। ओके, +2 तक बॉडी टेम्परेचर जाएगा, दैट इज कंटिन्यूअस फीवर, जो कि टाइफॉइड और निमोनिया वाले पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा। रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट मतलब वेरिएशन इज मोर देन 2 डिग्री एंड नेवर टचेस टू द नॉर्मल, विच इज एन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीवर। ओके, विच इज एन मोस्ट कॉमन टाइप। देन इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट मतलब क्या, बीच में आता है बीच में नॉर्मल हो जाता है, दैट इज इंटरमिटेंट, विच इज टचेस नॉर्मल डेली, जो कि हमें मलेरिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। एक बार रात को बुखार आएगा, पेशेंट का बुखार जो है वो सुबह ठीक हो जाएगा, वापस रात को बुखार आएगा, सुबह ठीक हो जाएगा, दैट इज एन इंटरमिटेंट, बीच में इसका जो रेंज है वो नॉर्मली आ जाता है। देन आता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग मतलब क्या, फेब्राइल डेज अल्टरनेटिंग विद अ फेब्राइल डे। ओके, सो पेशेंट को एक दिन बुखार भी होगा और चिल्स भी रहेंगे। ओके, विथ पैटर्न ऑफ अ फेब्राइल डे। ओके, वहां पे बुखार भी नहीं है, फिर चिल्स भी नहीं है, वापस कुछ दिन के बाद या एक दिन के बाद वापस पेशेंट को बुखार आ जाएगा। सो दैट इज सीन इन द बोरेलिया इन्फेक्शन। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। सो द मोस्ट एक्यूरेट पूछा है। एक्यूरेट कौन सा होगा, कोर बॉडी टेम्परेचर हमारा एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर होता है, दैट इज द हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर कौन सा होगा, रेक्टल मेथड। ओके, या फिर पल्मोनरी आर्टरी का भी जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से जो टेम्परेचर लिया जाएगा उस टेम्परेचर को भी कोर बॉडी टेम्परेचर माना जाएगा। ओके, या रेक्टल या पल्मोनरी आर्टरी का जो टेम्परेचर है वो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है। नेक्स्ट है कलर ऑफ रेक्टल थर्मोमीटर। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो रेड टिप रहेगा, रेक्टल थर्मोमीटर का टिप जो है वो रेड कलर का रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन लाइनर, डिसइंफेक्टेंट रेशो फॉर थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर को सबसे पहले बनेगा क्वेश्चन कि किससे डिसइंफेक्ट करें। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, सेवलॉन 1:40, 1:40 का रेशो लेंगे, मतलब 1 ml ऑफ सेवलॉन तो 40 ml ऑफ वाटर लेके उसको बनाएंगे सॉल्यूशन को। दूसरा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 70% अल्कोहल से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, 70% अल्कोहल। ओके, क्लीनिंग कहां से कहां तक करनी है, ये भी क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर पेशेंट को हमने टेम्परेचर ले लिया तो क्या होगा,
जो पार्ट पेशेंट की बॉडी को टच किया था वो ज्यादा इन्फेक्टेड है, जो पार्ट पेशेंट की बॉडी को टच नहीं किया वो कम इन्फेक्टेड है। तो इस कंडीशन में हम कहां से कहां पे क्लीन करेंगे? सो कम इन्फेक्शन इन्फेक्टेड एरिया से लेकर ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया तक। ओके, अब अगर हमने एक बार मतलब क्लीन टू अनक्लीन जाएंगे। ओके, अब अगर हमें पेशेंट का टेम्परेचर लेना है तो उसके पहले भी हमें थर्मोमीटर क्लीन करना होगा। तब कहां से कहां करेंगे? बल्ब टू स्टेम करेंगे। ओके, बल्ब टू स्टेम करेंगे और जब पेशेंट का टेम्परेचर हमने ले लिया तब हम स्टेम टू बल्ब करेंगे। ये दोनों चीजें याद रखना है, सिंपल सा लॉजिक है। बल्ब टू स्टेम बिफोर यूज एंड स्टेम टू बल्ब आफ्टर यूज। ओके, एक और क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टेक अ रेक्टल टेम्परेचर ऑन एन अडल्ट पेशेंट। ओके, एक अडल्ट पेशेंट है, रेक्टल टेम्परेचर लेना है, दैट करेक्ट डेप्थ ऑफ इंसर्शन फॉर द थर्मोमीटर। ओके, सो कितना डेप्थ ऑफ इंसर्शन होना चाहिए ये आपको बताना है। सो ऑप्शन ए है 0.5 इंच, ऑप्शन बी है 1.5 इंच, ऑप्शन सी है 3 इंच और ऑप्शन डी है 0.5 to 1 इंच। ओके, सो रेक्टल बॉडी टेम्परेचर फॉर एन अडल्ट पेशेंट, यहां पे ये वर्ड भी जरूर ध्यान रखना है, पेशेंट अडल्ट है। अगर अडल्ट पेशेंट है तो हम 1.5 इंचेस का 1 to 1.5 इंचेस का डेप्थ मेजर करेंगे, जिसको सेंटीमीटर में अगर पूछा जाए तो 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर। अगर चिल्ड्रन पेशेंट है, चिल्ड्रन पेशेंट के लिए 0.5 to 1 इंच। ओके, इतना डेप्थ ऑफ इंसर्शन रहेगा। ओके, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में अगर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो ये जो हमारी म्यूकोसा है वो बहुत डेलिकेटेड टिश्यू है एट द रेक्टल एरिया, तो जिसका ब्लीडिंग का चांसेस हो सकता है। और हमने बताया है कि रेक्टल टेम्परेचर हम उस पेशेंट में नहीं लेते हैं जिस पेशेंट का ब्लीडिंग का चांसेस है या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ऐसे पेशेंट में हम रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेंगे। नेक्स्ट, अभी हमने टेम्परेचर के बारे में देख लिया, बेसिक इतना ही सारा क्वेश्चन हम टेम्परेचर के बारे में कवर कर सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पल्स। सो पल्स क्या है? सो पल्स इज ए पाल्पेबल बाउंडिंग ऑफ ब्लड फ्लो इन ए पेरिफेरल आर्टरी। तो पल्स क्या है? पाल्पेबल बाउंडिंग। जो हम जब पेशेंट की पल्स साइट पे हमारे फिंगर रखकर चेक करेंगे तो हमें क्या मिलता है? एक पॉप साउंड में पॉप फीलिंग मिलती है। ओके, सो दैट इज अ पाल्पेबल बाउंडिंग ब्लड फ्लो इन अ पेरिफेरल आर्टरीज दैट क्रिएट अ वेव इफेक्ट फेल्ट एज अ टैप। ओके, सो इस तरह से हमें टैप देखने को मिलेगा, दैट इज पल्स, जिसका नॉर्मल रेंज 60 to 100 रहेगा फॉर एन अडल्ट पेशेंट। ये चिल्ड्रन के लिए अलग है। स्ट्रोक वॉल्यूम, ओके, पल्स क्या जनरेट करता है? तो पल्स हमारे हार्ट से कितना ब्लड निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल यहां पे होना जरूरी है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर निकला एक बीट के अंदर, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड कार्डियक आउटपुट क्या होगा फिर? कार्डियक आउटपुट होगा कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस इनटू हार्ट रेट। ओके, कार्डियक आउटपुट रहेगा। तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है मान लो 70 ml और हार्ट रेट है 72, तो इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, सो ये रहेगा हमारा कार्डियक आउटपुट। एक और लास्ट क्लास में हमने देखा था कार्डियक इंडेक्स, जो कि हमारे बॉडी मास एरिया से हमारे ब्लड कितना है, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक इंडेक्स। सो पल्स का डेफिनेशन हो गया। तो कॉमन साइट क्या है पल्स चेक करने की? ओके, सो कॉमन साइट, लेकिन अब यहां पे कॉमन साइट से ज्यादा क्वेश्चन आपको कब कौन सी पल्स चेक करनी चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, सो वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहली कॉमन साइट है हमारे टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो सबसे ऊपर है हमारी टिम्पैनिक आर्टरी। ओके, टेम्पोरल आर्टरी। सो टेम्पोरल आर्टरी हमारे ईयर के जस्ट लेटरल साइड में है। ओके, सो टेम्पोरल आर्टरी। देन कैरोटिड आर्टरी, जो कि हम कैरोटिड आर्टरी ड्यूरिंग सीपीआर या हम पेशेंट को अडल्ट पेशेंट का सीपीआर के टाइम हम ये चेक करते हैं। कब? अडल्ट पेशेंट के सीपीआर में। कौन सी आर्टरी? कैरोटिड आर्टरी। तीसरा है
अपाइकल पल्स। अपाइकल पल्स कब चेक करना है? अगर पेशेंट हमारा डिगॉक्सिन ले रहा है, डिगॉक्सिन ले रहा है और डिगॉक्सिन थेरेपी के दौरान हमें अगर अपाइकल पल्स लेस देन 60 बीट्स पर मिनट अगर मिला हमें, तो हम क्या करेंगे सर? डिगॉक्सिन को होल्ड करेंगे। ओके, सो अपाइकल पल्स ये हमारा डिगॉक्सिन थेरेपी के दौरान हम इसको चेक करते हैं। क्लियर है? अब एग्जाम में क्वेश्चन एक और बनेगा कि मोस्ट एक्यूरेट साइट कौन सी है पल्स चेक करने की? मोस्ट एक्यूरेट अगर पूछा जाए तो वो है हमारी अपाइकल पल्स, मोस्ट एक्यूरेट है। ओके, नेक्स्ट ब्रैकियल पल्स। ब्रैकियल पल्स जो कि हम ब्लड प्रेशर लेने के दौरान और अगर इन्फेंट है, सॉरी नॉट चिल्ड्रन, अगर इन्फेंट है तो उसके सीपीआर के दौरान हम ये ब्रैकियल पल्स चेक करते हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रैकियल पल्स इन्फेंट सीपीआर के दौरान चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर लेने के दौरान हम ब्रैकियल पल्स चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है रेडियल पल्स। रेडियल जो कि हम यूजुअली ब्लड हार्ट रेट काउंट करने के लिए यूज करते हैं, रेडियल पल्स। नेक्स्ट है हमारा फीमोरल पल्स। फीमोरल जो कि ग्रोइन एरिया में है। ओके, तो इसको भी नापा जा सकता है। पॉप्लिटियल बिहाइंड द नी। ओके, ये पॉप्लिटियल पल्स। एंड देन नेक्स्ट इज अ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड द लास्ट वन इज डॉर्सैलिस पेडस। ओके, डॉर्सैलिस पेडस। तो डॉर्सैलिस पेडस के लिए एक क्वेश्चन बनेगा कि द लोअर लिम्ब का अगर हमें सर्कुलेशन चेक करना है तो कौन सी पल्स चेक करेंगे? तो डॉर्सैलिस पेडिस। और दूसरा एक और क्वेश्चन बनेगा मोस्ट डिस्टल पल्स टू बी चेक। कौन सी होगी मोस्ट डिस्टल पल्स? तो वो होगी हमारी डॉर्सैलिस पेडस। ओके, डॉर्सैलिस पेडिस ये हमारी बॉडी की मोस्ट डिस्टल पल्स है और जिस पेशेंट में हमें लोअर लिम्ब का सर्कुलेशन असेस करना है उस पेशेंट में हम ये डॉर्सैलिस पल्स जो है वो चेक करेंगे। क्लियर है सबको? क्लियर? ओके, सो ये 9 साइट हो गई पल्स चेक करने की। तो एक एक करके देखते हैं। अपाइकल पल्स। अपाइकल पल्स का लैंडमार्क ये जरूर पूछा जाएगा। ओके, सो लोकेशन कहां है मैक्सिमम इंपल्स का, जहां पे हमें प्रॉपर अपाइकल पल्स मिलेगी? तो ये हमारा पेशेंट है, ये इसका ये स्टर्नल नॉच है। ओके, ये स्टर्नल नॉच है एंड दिस इज एन एंगल ऑफ लुइस, जहां पे हमारा बॉडी ऑफ स्टर्नम और ये स्टर्नल नॉच ओके मैन्युब्रियम जो है वो टच कर रहा है, दैट इज एन एंगल ऑफ लुइस। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया क्लेविकल। ओके, ये हो गया क्लेविकल इस तरह पे। और अब हमें लेना है मिड क्लेविकुलर लाइन से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, मिड क्लेविकुलर लाइन से। ओके, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। ओके, अपाइकल पल्स लोकेशन इज इन द फिफ्थ अडल्ट पेशेंट में फिफ्थ लेवल पे रहेगा, फिफ्थ रिब पे मिड क्लेविकुलर लाइन। ओके, लेस देन, अगर चिल्ड्रन लेस देन 4 ईयर है तो चिल्ड्रन लेस देन 4 इयर्स अगर है तो वो हमारी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस प्लस मिड क्लेविकुलर लाइन। ओके, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर अडल्ट पेशेंट है तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, चिल्ड्रन लेस देन 4 ईयर है तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, कब चेक करते हैं? तो अपाइकल पल्स हमेशा फुल 1 मिनट के लिए हमें चेक करना चाहिए। ओके, क्लियर है सबको? और डिगॉक्सिन अगर दे रहे हैं लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट आ रहा है तो उस डिगॉक्सिन के डोज को हमें होल्ड करना चाहिए। असेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है सर, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। ओके, रेट, रिदम, वॉल्यूम। तो रेट कितना होना चाहिए? तो रेट अगर लेस देन 60 है तो ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, मोर देन 100 है तो हम टैकीकार्डिया कहेंगे। ओके, रिदम कैसा होना चाहिए? रेगुलर रिदम होना चाहिए। अगर इरेगुलर रिदम है तो क्या टर्मिनोलॉजी आएगी सर? डिसरिदमिया आएगा। क्या बोलेंगे हम इसको? डिस मतलब एबनॉर्मल, रिदम। ओके, रिदमिया, एबनॉर्मल रिदम। वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन जरूर बनेगा। सो वॉल्यूम रेटिंग रहेगा इसका, अगर वॉल्यूम अब्सेंट है, पल्स अब्सेंट ही है तो 0,
पल्स +1 है, 1 प्लस है, नॉट +1, इट इज 1 प्लस। 1 प्लस अगर है तो वो थ्रेडी और वीक पल्स है, जो कि हमें हाइपोवोलेमिक शॉक में देखने को मिलेगा। कहां पे? हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर कौन सा मिलेगा? 1 प्लस। ओके, 1 प्लस। देन 2 प्लस अगर है, 2 प्लस है तो वो नॉर्मल है, जिसमें हमें नॉर्मली हम जो पल्स चेक कर रहे हैं उसमें नॉर्मल वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बाउंडिंग पल्स। ओके, बाउंडिंग पल्स जो कि अगर फ्लूइड ओवरलोड है, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? 3 प्लस मिलेगा और हमें 3D पल्स मिलेगी। बिल्कुल ये ज्यादा हमें उसका वॉल्यूम देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो बाउंडिंग पल्स जिसको कहेंगे। एक टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज पल्स डेफिसिट। ओके, पल्स डेफिसिट। सो पल्स डेफिसिट क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। सो पल्स डेफिसिट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन अपाइकल पल्स एंड रेडियल पल्स। अब यहां पे हमेशा 2 नर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, 2 नर्सेस चेक करेंगे, एक नर्स हमारे अपाइकल पल्स चेक करेंगे, एक रेडियल पल्स चेक करेंगे। दोनों का काउंट अगर इसका डिफरेंस ज्यादा है, ओके, सो अगर इसका डिफरेंस 10 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है, देन इट इज एन पल्स डेफिसिट। ओके, पल्स डेफिसिट। लेकिन जरूर याद रख लेना, हमेशा अपाइकल पल्स ज्यादा ही रहेगी। ओके, वो पल्स डेफिसिट में भी हो तो वो अपाइकल पल्स ज्यादा रहेगी। अगर आपको रेडियल पल्स ज्यादा मिलती है, इट मींस हमने गलत उसको काउंट किया है। ओके, ये जरूर याद रखना, कभी भी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रेडियल पल्स ज्यादा है और अपाइकल पल्स कम है। ओके, क्योंकि इसका सिंपल लॉजिक है कि जो भी बीट तैयार हो रही है, पल्स की जो बीट तैयार हो रही है, सबसे पहले कहां देखने को मिलेगी? अपाइकल एरिया में, क्योंकि नियर टू द हार्ट है। तो हमारे रेडियल में ये हमेशा कम मिलेगी। ओके, बस इसका डिफरेंस अगर 10 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है तो उसको पल्स डेफिसिट कहेंगे। नेक्स्ट है वाटर हैमर पल्स या फिर कोरिगन्स पल्स। ये इसके बारे में जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कोरिजन पल्स क्या होती है, या वाटर हैमर पल्स, जो कि बाउंडिंग एंड फोर्सफुल पल्स होती है विथ ए रैपिड अपस्ट्रोक एंड डिसेंट। ओके, अचानक से इस तरह से बाउंडिंग मिलेगा आपको और डिसेंट मिलेगा। ओके, अब फिर वापस बाउंडिंग और डिसेंट, इस तरह से आपको वाटर हैमर पल्स मिलेगी। अब ये कहां पे मिलेगा? अवोर्टिक रिगर्जिटेशन में। ओके, अवोर्टिक रिगर्जिटेशन में क्यों हो रहा है देख लीजिए, समझ लीजिए। अवोर्टा, हमारा अवोर्टा है, इसके अंदर अचानक से ब्लड चला जाएगा। ओके, सो जैसे ही अवोर्टा, ये जो अवोर्टा है, ओके, इसके अंदर अगर ब्लड आ गया तो इसमें अवोर्टा में कौन से वॉल्व है? सेमीलुनार वॉल्व है, सॉरी यूनिडायरेक्शनल वॉल्व है। ओके, यूनिडायरेक्शनल वॉल्व, अगर ये वॉल्व खराब हो जाए तो ये जो ब्लड ऊपर की तरफ गया है, ओके, ये वापस चला आएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अवोर्टिक रीगर्जिटेशन। जब ये ब्लड वापस आएगा तो यहां पे ये अचानक से पल्स जो है वो हमें डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगा। ओके, डाउनवर्ड या रैपिड डिसेंट मिलेगा। ओके, सो जब इसमें फोर्सफुली ब्लड जाएगा तो हमें ये रैपिड अपस्ट्रोक मिलेगा, और जैसे ही रीगर्जिटेशन, अगर ये वॉल्व खराब हो गए, जैसे ही रीगर्जिटेशन होगा तो यहां पे हमें डिसेंट जरूर मिलेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज वाटर हैमर या फिर कोरिजन्स पल्स। Pulse paradoxus. Pulse paradoxus is a drop in systolic blood pressure more than 10 beats mmHg during इंस्पायरेशन, दैट इज पल्स पैराडॉक्सस। किस में मिलेगा? कार्डियक टेम्पोनेट, जिसमें हमारा वाटर का हार्ट के साइड में जो है कुछ फ्लूइड अकोमुलेशन होगा, तो हमें पल्स पैराडॉक्सस मिलेगा। क्या है पल्स पैराडॉक्सस? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर मोर देन 10 mm ऑफ एचजी में डाउन हो जाता है। ओके, क्यों होगा सर? क्योंकि समझ लीजिए, हमारे हार्ट के साइड में जो मीडियास्टिनल कैविटी है, जहां पे हमारा हार्ट सिचुएटेड है, मीडियास्टिनल कैविटी के अंदर, ओके, ये हार्ट है और ये हमारे लंग्स है दोनों साइड में। ओके, अब इस कैविटी, ये जो हार्ट जिस एरिया में सिचुएटेड है हमारे, उस एरिया को हम कहते हैं मीडियास्टिनम।
ओके, मीडियास्टिनम। अगर इस मीडियास्टिनम के अंदर वाटर का अकुमुलेशन होगा तो हमारा हार्ट क्या है, हमारे हार्ट एक पंपिंग मैकेनिज्म का काम करता है। ओके, हमेशा पंप करते रहता है। ओके, तो जब इसके अंदर ब्लड आएगा हार्ट के अंदर तो क्या होना है, इसको रिलैक्स रहेंगे। ओके, और उस वेंट्रिकल को रिलैक्स होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो हमारा हार्ट क्या रहेगा, हमेशा कंस्ट्रिक्ट रहेगा, जिसकी वजह से जो फोर्स है ब्लड प्रेशर बनाने के लिए, ओके, जो फोर्स है ब्लड प्रेशर बनाने के लिए वो हमें नहीं बन पाएगा। दैट इज वाई हमें यहां पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम मिलेगा। और हमें सबको पता है जब हम रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन करते हैं, ओके, इंस्पिरेशन करते हैं तो लंग का वॉल्यूम क्या हो जाता है, लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो लंग इस तरह से इसको और इन्फ्लेट, जब लंग इन्फ्लेट करेंगे तो यहां पे हमारा हार्ट क्या करेगा, और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसको एक फोर्स जनरेट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दैट इज वाई यहां पे आपको पल्स पैराडॉक्सस देखने को मिलेगा। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, साइट ऑफ पल्स इन शॉक वाले पेशेंट में कहां पे साइट चेक करेंगे, तो कैरोटिड और फीमोरल पल्स चेक करनी है। ये हमारी सेंट्रल पल्स है, क्योंकि इनके अंदर पेरिफेरल में तो आपको मिलेगी ही नहीं। ओके, शॉक की कंडीशन में पेरिफेरी में हमें पल्स मिलेगी ही नहीं, जो कि हमें वीक पल्स रहती है। ओके, +1 की तरह, 1+ की तरह। देन पल्स डेफिसिट इंडिकेट, पल्स डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, तो एट्रायल फिब्रिलेशन, क्योंकि एट्राया जो है वो फेब्राइल है या इनसफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देन नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो कि 120 to 160 ये नियोनेट के लिए हो सकता है। ओके, नियोनेट के लिए 120 to 160 ये नॉर्मल है। देन ड्रग कॉजिंग ब्रेडिकार्डिया, तो कौन से है, डिगॉक्सिन, अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट है तो डिगॉक्सिन हम होल्ड करेंगे, या फिर बीटा ब्लॉकर। Which of the following pulse site is used to assess the status of circulation in the lower limb? हमने क्या बोला था, सबसे डिस्टल वाली पल्स कौन सी है, डॉर्सलिस पेडिस। ओके, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर डॉर्सलिस। ओके, डॉर्सलिस पेडिस इज द मोस्ट डिस्टल पल्स ऑफ द बॉडी, जो कि हम कहां पे चेक करेंगे, लोअर लिम्ब का सर्कुलेशन चेक करने के लिए। क्लियर। फीमोरल पल्स हम चेक करते हैं विच इज एन सेंट्रल पल्स, ये हमारी सेंट्रल पल्स है, जब शॉक की कंडीशन में हम इसको चेक करेंगे। पॉप्लिटियल पल्स यो बिहाइंड द नी है। ये वर्ड जो है, ये जो वर्ड मैं लिखता हूं यही आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर क्लासेस। ओके, यही सारे वर्ड्स जो क्वेश्चन में आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। ओके, बिहाइंड द नी। देन अपाइकल पल्स विच इज एन मोस्ट एक्यूरेट पल्स है, मोस्ट एक्यूरेट पल्स है। और अगर अडल्ट पेशेंट है, अडल्ट पेशेंट में क्या क्या दो कंडीशन है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड क्लेविकुलर लाइन। अगर चाइल्ड है तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड क्लेविकुलर लाइन। क्लियर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मोस्ट डिस्टल पल्स, जो कि हमारे लोअर लिम्ब का सर्कुलेशन चेक करना है तो वो उसके लिए हम डॉर्सलिस पेडिस पल्स को यूज करेंगे। अब हमने पल्स के बारे में देख लिया, अब रेस्पिरेशन के बारे में। सो रेस्पिरेशन क्या है, तो इंस्पिरेशन प्लस एक्सपायरेशन, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब पहला क्वेश्चन बनेगा कि रेस्पिरेटरी का सेंटर कौन सा है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ प्राइमरी सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, एंड पॉन्स इज एन एडिशनल रेस्पिरेशन सेंटर, एडिशनल या एसेसरी बोल सकते हैं इसको, एसेसरी रेस्पिरेटरी सेंसर है हमारा पॉन्स। देन प्राइमरी स्टिमुलस, अब नॉर्मली जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अकुमुलेशन होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पिरेशन को फास्ट कर देती है।
ओके, इसीलिए हमारे टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा जब पेशेंट विथ अकोमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ये कंडीशन क्रॉनिक हो जाएगी, जैसे 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, जब ये कंडीशन क्रॉनिक हो जाएगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, शिफ्ट करेगी। कहां से कहां शिफ्ट करेगी, तो जब जो हमारा CO2 का ड्राइव था नॉर्मल में, CO2 ड्राइव था नॉर्मल पेशेंट के अंदर, जैसे CO2 बढ़ जाएगा नॉर्मल पेशेंट का रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। ये क्रॉनिक कंडीशन में जैसे कि हमारा COPD का पेशेंट है, ओके, COPD का पेशेंट है, इसमें जो रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है वो चेंज हो जाता है, चेंज होकर वह ऑक्सीजन पे आता है, ओके, क्योंकि इस पेशेंट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का अकुमुलेशन रहेगा, ओके। तो हमारी बॉडी क्या करती है, फिर उसका जो ड्राइव है उसको चेंज कर ऑक्सीजन का सेंसेशन पे डिपेंड रहती है। इसीलिए कभी भी COPD वाले पेशेंट को हमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देना है। अगर ज्यादा ऑक्सीजन दे दिया तो उस पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट डाउन हो जाएगा। क्लियर? नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेस्पिरेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसका रेट जो है वो 12 से 20 रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज यूपनिया, ओके। यू मतलब नॉर्मल, यू मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन। रिदम कैसे रहेगा, रेगुलर। डेप्थ डीप रहेगी, नॉर्मल रहेगी या शैलो, हम यूजुअली शैलो डेप्थ रेस्पिरेशन ही करते हैं, ओके। देन टैकिपनिया क्या है, सो टैकिपनिया व्हेन द रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 24 पर मिनट फॉर एन अडल्ट पेशेंट। क्योंकि सर चाइल्ड में या न्यूबॉर्न में जो है वो 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट, ये नॉर्मल है, ओके, ये नॉर्मल है। और चाइल्ड में हमारा 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट, ओके, ये भी नॉर्मल है। क्लियर? तो अडल्ट पेशेंट में अगर मोर देन 24 ब्रेथ्स पर मिनट हो गया तो उसको हम टैकिपनिया कहेंगे, ओके। अगर ये लेस देन 10 हो गया, लेस देन 10 ब्रेथ्स पर मिनट हो गया तो इसको ब्रैडिपनिया कहेंगे, ओके, ब्रैडिपनिया। ये कहां पे मिलेगा हमें, ओपियोइड पॉइजनिंग वाले या ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट में हमें ब्रैडिपनिया देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, यहां से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न के लिए, जैसे काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन हो गया, ओके। सो इसके बारे में कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। सो व्हाट इज काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, इसमें एक साइक्लिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। साइक्लिक पैटर्न क्या देखने को मिलेगा, दैट इज क्रेसेंडो, डीक्रेसेंडो प्लस अपनिया। क्या है, क्रेसेंडो, डीक्रेसेंडो प्लस अपनिया। क्रेसेंडो मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेप्थ, देन ग्रेजुअल डिक्रीज इन द डेप्थ एंड अ पीरियड ऑफ अपनिया। वापस ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेप्थ, दैट इज क्रेसेंडो, देन डीक्रेसेंडो and the period of apnea. Crescendo, decrescendo and the period of apnea. This is called as an काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। कहां पे देखने को मिलेगा, ओके। सो जो पेशेंट में हार्ट फेल्यूर है या इंक्रीज आईसीपी है, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया तो यहां पे हमें ये काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा क्रेसेंडो, डीक्रेसेंडो प्लस अपनिया, ये वर्ड भी जरूर याद रख लेना, इसीलिए ये वर्ड मैं बता रहा हूं, क्रेसेंडो, डीक्रेसेंडो प्लस अपनिया, दैट इज काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ओके। अब डेथ रैटल क्या होता है, सो डेथ रैटल सीन इन इंक्रीज आईसीपी, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, डेथ रैटल, तो जो कि हमें इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न्स, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्मोल्स ब्रीदिंग,
कॉस्मॉल्स ब्रीदिंग जो कि हमारे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। क्या होती है ये? डीप, रैपिड एंड लेबर्ड ब्रीदिंग। पेशेंट हाँपेगा, ओके, फास्ट फास्ट ब्रीदिंग करेगा, डीप डीप ब्रीदिंग करेगा, क्योंकि उसको एयर हंगर, ओके, ये वर्ड जरूर याद रखना, एयर हंगर, जो कि कॉस्मॉल ब्रीदिंग में हमें देखने को मिलता है। क्यों होता है? तो पेशेंट को अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है या इस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी को जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर जमा हुआ है उसको बाहर निकालना है, इसीलिए पेशेंट क्या करेगा? डीप ब्रीदिंग और रैपिड ब्रीदिंग करेगा। ओके, अब ये कॉस्मॉल्स रेस्पिरेशन का पैटर्न कैसा है, तो यहां पे देख सकते हो आप। ओके, ये है कॉस्मॉल्स का डीप और रैपिड ब्रीदिंग का पैटर्न है। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्मॉल्स रेस्पिरेशन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर बन सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है बिटॉट रेस्पिरेशन। ओके, बिटॉट्स रेस्पिरेशन, इसमें इरेगुलर ब्रीदिंग विथ पीरियड ऑफ अपनिया। ओके, इरेगुलर ब्रीदिंग विथ पीरियड ऑफ अपनिया किसमें मिलेगा? मेनिंजाइटिस या ब्रेन डैमेज वाले पेशेंट में। तो ये जो बिटॉट्स रेस्पिरेशन है, देख लीजिए यहां पे, ये ब्रीदिंग भी एबनॉर्मल है, इरेगुलर है, कभी कभी इस तरह से आएगा, कभी इस तरह से आएगा और पीरियड ऑफ अपनिया मिलेगा, कभी कभी इस तरह से आएगा और पीरियड ऑफ अपनिया। सो दिस इज कॉल्ड एज बिटॉट रेस्पिरेशन, मेनिंजाइटिस या ब्रेन डैमेज वाला पेशेंट में, क्योंकि इसका जो पॉन्स या हाइपोथैलेमस है ये काम नहीं कर रहा है। देन ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया मतलब क्या कि अगर पेशेंट को डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो रही है जब हमने उसको लिटाया है, ओके, तो उसको कहते हैं हम ऑर्थोपनिया। ओके, अब इस कंडीशन में हमें करना क्या है? तो एज ए नर्स, क्योंकि यहां पे प्राइमरी नर्स एक्शन क्या रहेगी, तो एज ए नर्स हमें क्या करना है? पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाना है, पहले उसके लेग जो है उसको डैंगलिंग करना है। डैंगलिंग मतलब क्या कि अगर ये पेशेंट का बेड है तो पेशेंट को हम इस तरह से बिठाएंगे, और उसकी दोनों लेग को बेड की एक कॉर्नर में लिटा देंगे। ओके, ताकि इसका जो ब्लड प्रेशर का शिफ्टिंग है या फ्लूइड का शिफ्टिंग है बॉडी के अंदर वो नॉर्मल हो जाए। देन वी विल अलाउ द पेशेंट टू स्टैंड अपराइट। नेक्स्ट एक और प्रकार का है, दैट इज साइनिंग। ओके, जो पेशेंट का नियर डेथ है, ओके, जो पेशेंट का नियर डेथ है वो साइनिंग करेगा। ओके, साइनिंग कैसे? इस तरह से। ओके, छोटे छोटे रैपिड ब्रीथ लेगा, एक और एबनॉर्मल ब्रीथ लेगा, वापस छोटे छोटे रैपिड ब्रीथ और एबनॉर्मल ब्रीथ, शैलो ब्रीथ देखने को मिलेंगे। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज एंड साइनिंग कंडीशन। ओके, एक होता है अटैक्सिक। अटैक्सिक में क्या है कि ये ओनली ग्रेविटी के द्वारा चल रहा है, जो भी रेस्पिरेशन है वो ग्रेविटी के द्वारा चल रहा है, हवा अंदर आ रही है, इरेगुलर रेस्पिरेशन हो रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अटैक्सिक कंडीशन। वन लाइनर क्वेश्चन। सो अ टर्म ऑफ सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग, जब ब्रीदिंग कंप्लीटली बंद हो जाए, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज एन अपनिया कंडीशन। ब्रीदिंग पैटर्न इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, दैट इज कॉस्मॉल्स रेस्पिरेशन होगा। नॉर्मल न्यूबॉर्न का रेस्पिरेटरी रेट वो हमने 30 to 60 या 40 to 60 कहेंगे। देन हाई पिच साउंड इन रेस्पिरेशन, हाई पिच जब हमने रेस्पिरेटरी का क्लास देखा था, हाई पिच स्ट्राइडर जब रहता है तो वहां पे हमारा जो मेजर वेसल्स है, ओके, ट्रकिया या प्राइमरी ब्रोंकस जब नैरो हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्राइडर। ओके, स्ट्राइडर क्या है? तो वो ब्रॉड एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तब हमें स्ट्राइडर हाई पिच साउंड देखने को मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाई पिच साउंड जनरेट करने का बुलेट। जो बुलेट गाड़ी यूज करते हैं तो उसमें ये हमारा ये कंडीशन यूज किया है। ओके, स्ट्राइडर। क्यों? क्योंकि यहां पे एक बड़ा जो बुलेट का साइलेंसर है, ये बड़ा साइलेंसर को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां पे एक नैरो पार्ट बनेगा। ओके, तब जाके उसका जो आवाज है या जो भी वहां से एक्सपल्शन हो रहा है उस एयर को एक छोटी लाइन से गुजार कर उससे बड़ा साउंड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज स्ट्राइडर। A patient with increased intracranial pressure exhibit a breathing pattern
characterized by alternating period of deep rapid breathing followed by period of apnea. Deep rapid breathing, period of apnea irregular है, ओके रेगुलर है क्या ये इसका पैटर्न, ब्रीदिंग पैटर्न, हाँ ये एबनॉर्मल ही ब्रीदिंग है, सो दैट इज कॉल्ड एज काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। कैसा है काइन स्ट्रोक में हमारा एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, डीप और डीप ब्रीथ विथ पीरियड ऑफ अपनिया, ओके काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन हमारा कहां पे देखने को मिलेगा, तो वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर। बिटॉट्स क्या होता है, बिटॉट्स ये हमारा डीप और रैपिड विदाउट अपनिया। अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, नाम में ही है ब्लड का प्रेशर, कहां पे, हमारे वॉल ऑफ द आर्टरीज के ऊपर, ओके इंटरनल वॉल ऑफ द आर्टरीज। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ओवर द इंटरनल, द ट्रांजिएंट प्रेशर, ओके ट्रांजिएंट प्रेशर ये जरूर बोलना है। द ट्रांजिएंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड एज एन ब्लड प्रेशर, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे आर्टरीज के अंदर ये ट्रांजिएंट ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका प्रेशर कितना पड़ रहा है उस आर्टरी के इंटरनल वॉल पर, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि पीक लेवल पे रहेगा, ओके सो पीक लेवल पे रहेगा, दैट इज सिस्टोलिक, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर इंटरनल वॉल ऑफ द आर्टरी पे, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि नॉर्मल 120 mm ऑफ Hg है, ओके सो इसको 120 ना कह के, इसको 120 ना कह के हम क्या कह सकते हैं, इसको 100 to 130, 100 to 130 अगर कहेंगे तो विच इज एन नॉर्मल रेंज। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विच इज एन लोवेस्ट प्रेशर एक्सर्टेड ओवर द ब्लड, ओके ड्यूरिंग हार्ट का रिलैक्सेशन, ओके सो दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि 70 to 90, ओके ये नॉर्मल रेंज रहेगा, ओके। पल्स प्रेशर क्या है, सो पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि मान लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 120 है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है, तो इसका जो डिफरेंस है 120 माइनस 80 40, दिस इज एन योर पल्स प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर। एक और होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पेशेंट का ऑपरेशन होना है, ओके तो ड्यूरिंग एनेस्थेसिया ये चीज नापी जाती है, ओके चाहे आपका ब्लड प्रेशर कैसा भी हो, लेकिन ये मीन आर्टेरियल प्रेशर हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, ओके इसको हम मैप कहते हैं। ये मैप का फॉर्मूला क्या है सर, मैप का फॉर्मूला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर +2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3, ओके ये है मैप का फॉर्मूला। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, +2 करेंगे इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, जो उत्तर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ओके सो क्या आएगा उत्तर, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा सही है, दैट इज मैप। ये मैप क्या है, मैप इज द प्रेशर और परफ्यूजन प्रेशर टू द वाइटल्स ऑर्गन। मतलब क्या कि जो हमारा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है और लंग्स है, इन ऑर्गन तक जो ब्लड पहुंचाना है, तो मिनिमम जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए सर, 60 mm ऑफ Hg, ओके 60 mm ऑफ Hg। ओके ये जो मैप है वो नॉर्मल 60 mm ऑफ Hg होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाए तो क्या होगा, जो ब्लड परफ्यूजन है, जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन को ब्लड मिलना है वो कम हो जाएगा, ओके और ऐसी कंडीशन ये हम इस दौरान क्या हो सकता है, फिर हमारे जो वाइटल ऑर्गन है उनका डैमेज हो सकता है, ओके और द मेन ऑर्गन इज आवर ब्रेन। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कोरोटोकॉप साउंड क्या होता है, तो जो हमें बीपी नापते दौरान जो साउंड आते हैं, ओके
जो साउंड हम सुनते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोरोटोकॉप साउंड्स। सो कोरोटोकॉप साउंड्स के 5 फेजेस होते हैं, 5 फेजेस होती है। अब क्वेश्चन आपको कहां पे बनेगा, तो सिस्टोलिक साउंड कोरोटोकॉप में फेज 1 में मिलता है, डायस्टोलिक साउंड हमें फेज 5 में मिलता है। ये दो ही चीज आपको याद रखनी है। कोरोटोकॉप साउंड ब्लड प्रेशर लेने के दौरान मिलते हैं और उसके 5 फेजेस है। फर्स्ट फेज में हमें सिस्टोलिक साउंड मिलता है, फिफ्थ फेज में हमें डायस्टोलिक साउंड मिलता है। ओके, फेज 2 में क्या है, स्विशिंग और मर्मरिंग साउंड है। फेज 3 में लाउडर क्रिस्प टैपिंग है और फेज 4 में मफिंग ऑफ साउंड है। ओके, दैट इज फर्स्ट डायस्टोलिक साउंड। मफिंग ऑफ साउंड, फर्स्ट डायस्टोलिक साउंड, वो हमें फेज 4 में मिलता है। ओके, और डिसअपियरेंस ऑफ साउंड जो फिफ्थ रहेगा दैट इज ओवर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो हमने जब लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि सिस्टोलिक मतलब मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ओवर द इंटरनल वॉल ऑफ द आर्टरी, वो सिस्टोलिक हो गया। मिनिमम सबसे कम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ओवर द इंटरनल वॉल ऑफ द आर्टरी, वो है डायस्टोलिक प्रेशर। एरर्स इन मेजरमेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछे हैं। सो एरर क्या होता है, अगर हम कफ जो है वो ब्लड प्रेशर वाला कफ जो है वो छोटा लेंगे, ओके, नैरो ले लेंगे, तो क्या रहेगा, वो टाइट हो जाएगा और ब्लड प्रेशर हमें हाई रीडिंग मिलेगा। ओके, और अगर वो कफ बड़ा ले लिया, चिल्ड्रन के लिए अडल्ट का अगर ब्लड प्रेशर कफ लेंगे तो वो क्या मिलेगा, हमें जो रीडिंग है वो लो मिलेगी। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो जो विड्थ है ब्लड प्रेशर के, विड्थ जो है, मान लो ये प्रेशर का कफ है और ये इसकी ट्यूबिंग है, तो इसकी जो विड्थ है ये 40% होनी चाहिए, 40% विड्थ होनी चाहिए। और जो लेंथ है, ओके, ये जो लेंथ है वो 80% होनी चाहिए, 80% ऑफ आर्म सरकमफ्रेंस। ये जो आर्म का सरकमफ्रेंस है उसकी 80% लेंथ और 40% ब्रेथ होनी चाहिए। ओके, तब जाके वो हमें करेक्ट ब्लड प्रेशर मिलेगा। ओके, सो ये दोनों चीजें याद रखना है। अब एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये ब्लड प्रेशर का कुछ कैटेगरीज दिया है। ओके, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेस देन 120 और लेस देन 80 अगर है, मान लो 81 हो गया तो क्या इसको एबनॉर्मल कहेंगे, नहीं। ओके, इसका रेंज में बताना है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे, सो इट इज व्हेन 120 to 129 एंड मोर देन 80 हो गया। ओके, मोर देन 80 बट लेस देन 90 है। ओके, लेस देन 90 है। मान लो अब आप कोई हॉस्पिटल में गए और ओपीडी में जाने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ा। जब आप सीढ़ियां चढ़ के जाओगे ना और ब्लड प्रेशर तुरंत नापेंगे तो ये 120 130 तक तो ऐसे ही आ जाएगा, तो क्या हम इसको हाइपरटेंशन कहेंगे, नहीं। इस पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर नापने के लिए टर्म एंड कंडीशन है, कंप्लीट 6 to 8 आवर्स पेशेंट की नींद होनी चाहिए, पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए, पेशेंट में आधे घंटे से पहले कोई कैफीन ना सेवन किया हो, पेशेंट ने अभी अभी खाना नहीं खाना चाहिए। ओके, तो ये सारी कंडीशंस क्या करती है, ब्लड प्रेशर को एलिवेट कर देती है। तो ये सारी चीजें हमें पहले पूछनी है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, एग्जाम का क्वेश्चन है सर। स्टेज 1 हाइपरटेंशन कब कहेंगे, जब पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 mm ऑफ Hg है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन 80 to 89 mm ऑफ Hg है, तब हम क्या कहेंगे कि ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 है, तब हम क्या कहेंगे उसको, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। एक होता है हाइपरटेंशन क्राइसिस, हाइपरटेंशन क्राइसिस, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 200 या मोर देन 180 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120 mm ऑफ Hg हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या कहते हैं सर, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। नेक्स्ट है हमारा
hypotension and orthostatic hypotension. So hypotension when the blood systolic blood pressure is less than 90 mm of Hg, और ऑर्थोपेनिक मतलब जब पेशेंट की पोस्चर चेंज होने के बाद ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर व्हेन स्टैंडिंग फ्रॉम लाइंग, मतलब नींद सुपाइन पोजीशन से जब हम अपराइट पोजीशन करेंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, कितना, लेस देन मोर देन 20 mm of Hg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 10 mm of Hg, तब हम क्या कहेंगे, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसका मिनिमम 3 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद ये होना चाहिए, ओके, तुरंत नहीं होना। सो नर्सिंग एक्शन क्या रहेगी, पेशेंट को डैंगलिंग करवाना है पहले। पल्स प्रेशर डेफिनेशन, पल्स प्रेशर क्या है, तो पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ नैरो कफ, नैरो कफ अगर यूज करेंगे तो रीडिंग क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। क्विक विच कोरोटकॉफ फेज इज एन डायस्टोलिक फेज, सो डायस्टोलिक में हमारा कौन सा होता है, फेज 5 में हमें डायस्टोलिक प्रेशर मिलेगा, फेज 1 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलेगा, ओके। सो वाइडन पल्स प्रेशर सीन इन, पल्स प्रेशर वाइड कब होता है, ओके, सो विच इज सीन इन इंक्रीज आईसीपी, कुशिंग ट्रायड में ये हमें देखने को मिलेगा। While measuring blood pressure, if the arm is placed above the level, अगर हाथ को ऊपर हार्ट की लेवल के ऊपर रखेंगे तो रीडिंग क्या मिलेगा, हमें ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, तो यहां पे रीडिंग हमें ऑब्वियसली फॉल्सली लो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर और हार्ट लेवल से ज्यादा नीचे कर दिया तो क्या मिलेगा, हाई रीडिंग मिलेगा। तो हमें क्या रखना है, हाथ को हार्ट की लेवल पर रखना है, इस तरह से टेबल पर हाथ को रेस्ट करवाएंगे एंड देन ओनली हम ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे। नाउ पेन, पेन इज द 5th वाइटल साइंस, ओके। तो पेन का असेसमेंट के लिए हमें PQRST को याद रखना है, ओके, PQRST यही हमारी सब्जेक्टिव, पेन इज अ फीलिंग ऑफ सब्जेक्टिव, ओके, पेशेंट बताएगा मुझे दर्द हो रहा है, हम उसको असेस नहीं करेंगे, ओके। सो PQRST, P मतलब प्रोवोकिंग फैक्टर, कौन सी चीज से आपका पेन बढ़ रहा है, खाना खाने के बाद बढ़ रहा है, ओके, खाना खाने के पहले बढ़ रहा है, सो दैट इज प्रोवोकिंग फैक्टर। क्वालिटी कैसी है, शार्प पेन है, जैसे किसी ने चुभाया है, शार्प या डल पेन है, रीजन कहां पे है, ओके, कौन से एरिया में है, अपर क्वाड्रेंट में, लोअर क्वाड्रेंट में, कहां पे है, उसका रेडिएशन कहां पे है, ओके, कि या लोअर क्वाड्रेंट से अपर क्वाड्रेंट में जाता है, ओके, तो कहां से कहां तक रेडिएट होता है, या शोल्डर से, हमारा नेक से शोल्डर तक आया है, शोल्डर से उस हाथ तक आया है, फिंगर तक आया है, सो दैट इज रेडिएशन। देन है सीवियरिटी, कितना सीवियर है, ओके, सो सीवियरिटी के लिए हमारे पास स्केल है, ओके, सीवियरिटी के लिए स्केल है, दैट इज न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। और टाइम, कब होता है पेन, ओके, और कितने टाइम तक है, ओके, सो दिस इज द PQRST असेसमेंट फैक्टर ऑफ पेन। पेन स्केल अलग अलग प्रकार की है, तो नॉर्मल अडल्ट पेशेंट के लिए हम न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जिसमें 0 से लेकर 10 तक नंबरिंग है। 0 मतलब पेशेंट को पेन नहीं है, ओके, सो 0 to 3 मतलब माइल्ड पेन है, 4 to 6 मतलब मॉडरेट है, और मोर देन 6 तो सीवियर पेन है, एंड 10 का मतलब है हमारा अनबियरेबल पेन, ओके। देन वास्कोर विजुअल एनालॉग स्केल, जिसमें हम पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ये पेन को नापते हैं। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन या फिर कॉग्निटिवली इंपेयर्ड पेशेंट, उसमें क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास वोंग्स बेकर का फेशियल एक्सप्रेशन स्केल है, जो कि 3+ वाले बच्चों को भी इसको अप्लाई करेंगे। एक है फ्लाक स्केल, ओके, इसमें FLACC, F मतलब फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी, ओके, तो ये पेशेंट जब अनकॉन्शियस पेशेंट है तो इसमें हम फ्लाक स्केल का यूज करते हैं। यहां पे ये आपकी स्केल, सो ये हो गई हमारी न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जिसमें 0 to 10 है, अनबियरेबल पेन है, तो पेशेंट को ये पूछना है, और ये पहले तो एक्सप्लेन करना है कि 0 मतलब नो पेन है, 0 to 3 मतलब माइल्ड है, 4 to 7 मतलब मॉडरेट है, यहाँ पे अनबियरेबल पेन है,
ओके। और इसका इंटेंसिटी पूछना है, लोकेशन, ऑनसेट, ड्यूरेशन, वेरिएबिलिटी एंड वेरिएशन एंड क्वालिटी पूछनी है। अगर पेशेंट बता नहीं पाएगा तो फेशियल एक्सप्रेशन से हम इस तरह से रेटिंग दे सकते हैं, जिसमें 0 से लेकर 5 तक रेटिंग होती है। नेक्स्ट पेन स्केल है हमारा फ्लाक स्केल। फ्लाक स्केल में फेस में क्या देखना है, ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड नो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन टू एन ओकेशनल ग्रिमेसेस और फ्रॉन और क्लेंच जॉ, इस तरह से करेगा। ओके, ताकि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर क्लेंच जॉ है तो रेटिंग 2 देंगे। ओकेशनल ग्रिमाइसेस 1 और नो एक्सप्रेशन या स्माइल कर रहा है तो हमारा 0 रेटिंग। लेग में अगर पेशेंट की पैरों को देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड रिलैक्स और नॉर्मल लेग, देन पोजीशन रेस्टलेस हो रहा है या लेग ड्रॉन अप कर दिया या किकिंग कर दिया। ओके, तो अगर पेशेंट पैर मार रहा है तो वो 2 रेटिंग करेंगे, रेस्टलेस है तो 1 और रिलैक्स है तो 0। एक्टिविटी क्या है, तो ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड लाइक पेशेंट लाइंग क्वाइटली इन अ नॉर्मल पोजीशन, या फिर स्क्रीमिंग कर रहा है या फिर जर्किंग कर रहा है। अगर जर्किंग है तो 2, स्क्रीमिंग या शिफ्टिंग कर रहा है बैक एंड फ्रंट तो 1 और नॉर्मली लेटा हुआ है तो 0। क्राई, अगर पेशेंट रो रहा है, नॉट क्राइंग 0, देन पॉसिबली स्टेडी और क्राइंग, ऑकेशनल क्राइंग 1, या फिर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, चीख रहा है तो उसको देंगे हम 2 स्केल। देन कॉन्सेप्चुअलिटी, ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड कंटेंट ऑफ डिस्ट्रैक्टेबल, मतलब इजीली वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे। ओके, देन रीअश्योर्ड बाय ऑकेशनल टचिंग, वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बताता है वापस दर्द हो रहा है, सो देन हम देंगे 1 स्केल। डिफिकल्ट टू कंसोल और कंफर्ट, कोई भी पोजीशन चेंज कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, हॉर्न और वॉट कंप्रेशन देख लिया तो भी पेन कम नहीं हो रहा है, देन हम उसको देंगे 2। ओके, सो इसमें मिनिमम स्कोर आएगा 0 और मैक्सिमम आएगा 10। नाउ SpO2 क्या है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल। ओके, नॉर्मल कितना है, 95 to 100, ये कौन से पेशेंट के लिए, जो नॉर्मल पेशेंट है। ओके, अगर पेशेंट सीओपीडी का है, ओके, सो सीओपीडी वाले पेशेंट में 90 to 95 ये भी नॉर्मल माना जाएगा। ओके, हाइपोक्सिया कब कहेंगे, जब लेस देन 90 हो गया। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग रीडिंग, नेल पॉलिश अगर है तो रिमूव करनी है, अगर ठंडा हाथ है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है तो हमें वार्म करवाना है, एंड देन ओनली हमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर SpO2 चेक करना है। अब अगर कोई पेशेंट बर्न वाला है, ओके, तो बर्न वाले पेशेंट में हमें, अगर पेशेंट डेथ भी हो रहा है तो भी 100% ऑक्सीजन मिलेगा, जबकि पेशेंट का एक्चुअल सैचुरेशन लेवल कम रहेगा। ओके, ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में या बर्न वाले पेशेंट में हमेशा फॉल्सली हाई रीडिंग मिलता है, ओके, सो ये चीज जरूर याद रखना। पीडियाट्रिक वाइटल साइंस, जिसमें न्यूबॉर्न का जो पल्स रेट है वो 120 to 160 है, 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट रेस्पिरेशन है, और जो ब्लड प्रेशर है वो 60 to 80 है सिस्टोलिक। टॉडलर में 90 to 140 पल्स है, 24 to 40 हमारा रेस्पिरेशन है, 80 to 100 बीपी है। देन अडल्ट में 60 to 100 पल्स है, 12 to 20 रेस्पिरेशन और 120-80 ब्लड प्रेशर। सो इन केस ऑफ एज इंक्रीजेस, जो एल्डरली पेशेंट है उसमें हमें क्या मिलेगा, तो उसमें पल्स और रेस्पिरेशन डिक्रीज मिलेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट है कुशिंग ट्रायड, यहां से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। कुशिंग ट्रायड
ओके, और कुशिंग सिंड्रोम अलग है, कुशिंग ट्रायड अलग है। तो ट्रायड का मतलब तीन चीजें कुशिंग ट्रायड इंक्रीज आईसीपी में देखने को मिलेगा। कुशिंग ट्रायड इंक्रीज आईसीपी में क्या क्या तीन चीजें हैं? एक तो हाइपरटेंशन विथ वाइडन पल्स प्रेशर, ब्रैडिकार्डिया लेस देन 60 बीट्स पर मिनट पल्स है, और इरेगुलर रेस्पिरेशन, काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ओके, इरेगुलर डेप्थ और पीरियड ऑफ अपनिया। देन एक है बैकस्ट्राइड जिसमें हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड और जुगुलर वेनस डिस्टेंशन मिलेगा, ये कार्डियक टेम्पोनेट में। ओके, जो कि मैंने बताया था ना, हार्ट के अंदर मीडियास्टिनल कैविटी के अंदर जब वो फ्लूइड ऑक्यूमुलेट हो जाएगा तो हमें उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, उसमें बैकस्ट्राइड मिलेगा। क्या रहेगा? हार्ट को कंप्रेस एक्सपांड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो हार्ट थोड़ा सा ही प्रेशर जनरेट कर पाएगा, तो उसको मिलेगा हाइपोटेंशन। मफल्ड हार्ट साउंड रहेंगे, क्योंकि प्रेशर नहीं बन रहा है तो हार्ट साउंड मफल्ड रहेंगे, और जो ऊपर से ब्लड आना है ब्रेन की तरफ से हार्ट की तरफ तो वो भी नहीं आ पाएगा, तो वेन, ये जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंड मिलेगी, इसको बोलते हैं बैकस्ट्राइड। ओके, बैकस्ट्राइड किस में मिलता है? कार्डियक टेम्पोनेट वाले पेशेंट में। सो गोल्डन पॉइंट्स, रेक्टल थर्मोमीटर रेड कलर का टिप है, 1.5 टू 2 इंच तक अडल्ट पेशेंट, 0.5 टू 1 इंच तक पीडियाट्रिक पेशेंट का डेप्थ ऑफ इंसर्शन। रेक्टल टेम्परेचर को कोर टेम्परेचर कहा जाता है। पल्स डिफिसिट क्या है? सो पल्स डिफिसिट हमें एट्रियल फिब्रिलेशन में देखने को मिलेगा, अपाइकल और रेडियल पल्स के बीच में डिफरेंस है। रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है? मेडुला है। मेडुला जिसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है, जिस पेशेंट का ब्रेन स्टेम इंजुरी है उस पेशेंट में हमें रेस्पिरेशन एबनॉर्मल मिलेगा या फिर अब्सेंट हो जाएगा। कॉस्मॉल्स ब्रीदिंग जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है, पेशेंट के अंदर CO2 का अकुमुलेशन हो चुका है, उसमें कॉस्मॉल्स ब्रीदिंग में क्या रहेगा? पेशेंट का एयर हंगर रहेगा, एयर हंगर, पेशेंट रैपिड ब्रीथ करेगा, ओके, और रैपिड ब्रीथ प्लस डीप ब्रीथ, ये दोनों चीजें हमें कॉस्मॉल्स ब्रीदिंग में देखने को मिलेगी। मैप क्या है? तो मैप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा? वो हमारा नॉर्मल होता है 60 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है कफ, अगर कफ टू स्मॉल है तो वो हमें हाई रीडिंग मिलेगी, बहुत बड़ा है तो हमें लो रीडिंग मिलेगी। कितना नॉर्मल होना चाहिए? तो 40% ऑफ द विड्थ एंड 80% ऑफ लेंथ ऑफ आवर आर सर्कम्फरेंस। ओके, तो वो है हमारा नॉर्मल कफ। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mm ऑफ Hg से डाउन होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है, वेन पेशेंट लाइंग से स्टैंडिंग पोजीशन में जाएगा विद इन 3 मिनट। ओके, विद इन 3 मिनट में। अपाइकल पल्स जो कि हमारी मोस्ट एक्यूरेट पल्स है, डिगॉक्सिन थेरेपी में हम अपाइकल पल्स चेक करेंगे, फुल 1 मिनट के लिए चेक करना है। चिल्ड्रन अगर है तो 4th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, अडल्ट है तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर हमारा, हम रेक्टल टेम्परेचर या फिर पल्मोनरी आर्टरी का जो टेम्परेचर है, जो कि हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इंसर्ट करने के बाद नापते हैं, तो वो कोर टेम्परेचर है। टिम्पेनिक को भी कोर टेम्परेचर कहा जाता है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट कि सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और यहाँ पे इंटू 5/9, इसका उल्टा करेंगे तो 9/5 प्लस 32, तो वो हो जाएगा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सो हमेशा ये एग्जाम की स्ट्रेटेजी है कि हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, चाहे ऑप्शन आप, क्योंकि ऑप्शन आपके दिमाग में तभी आएगा जब आपने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया। सर इतना टाइम होता है क्या? यस, जरूर होता है इतना टाइम, बस फोकस रखना है, आपको क्वेश्चन का हर एक वर्ड देखना है, क्योंकि यहां से अडल्ट पीडियाट्रिक या पेशेंट आपका हाइपो है, हाइपर है, सीवियर है, लोअर है, ओके, ये सारे जो वर्ड है वो ट्रिकी वर्ड है, और एंड है, ओके, इफ और है, ओके, सो ये सारी चीजें, ओके, फर्स्ट है या मोस्ट है,
ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्शन या मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन, ऐसे अलग अलग वर्ड में हम फंस जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी क्या देंगे, तो अगर पेशेंट का सबसे पहले एबीसी को प्रायोरिटी देंगे, देन पेशेंट की सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, सबसे लास्ट में साइकोसोशल के बारे में सोचेंगे। ओके, सो और फिर आता है हमारा कन्वर्जन। ओके, सो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है, ड्रॉप रेट का फॉर्मूला क्या है, ड्रग डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। सो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इक्विपमेंट, अगर कुछ नया इक्विपमेंट आया है तो उस इक्विपमेंट के बारे में देख लो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखो। ओके, सो ये सारी चीजें हमें अपडेट करके रहनी है, ताकि कोई भी एग्जाम आए, कोई भी एग्जाम हो, हमारी बस एक ही स्ट्रेटेजी है कि रोज एक टॉपिक, उस टॉपिक के नोट्स, उस टॉपिक पर क्वेश्चंस, देन हमारा उस टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से तैयारी करो। अगर कुछ डाउट है तो आपका हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, और टेस्ट जरूर सॉल्व करने हैं। रोज आपके फ्री क्विज हो रहे हैं, क्विज को भी अटेंड करना है। अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।